हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है। ठीक है, तो कल हमने जहाँ तक पढ़ा था आज उससे आगे पढ़ते हैं। आज देखो, अब हम बात करते हैं आपके सम इलेक्ट्रॉनिक्स की। सम इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ है, पहली बात तो समझो। जैसे कोई Na है, ठीक है, मान लो Na है, इसके पास अगर पॉजिटिव एक चार्ज है, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है इसने, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, क्या किया है, त्याग दिया है। ठीक है, और मैं इस पर लिख दूँ +2, इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। मैं लिख दूँ +3, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब यही बात मैं लिखूँ Na -1, इसका मतलब क्या है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, लेने पर ऋणी, देने पर धनी, यह बात याद रहेगी। अगर मैं लिख देता हूँ -2, इसका मतलब क्या है, Na ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, लिए हुए है। ठीक है, मतलब ऋणी है वो। ठीक है, उसने लिया हुआ है। ठीक है, अब मान लो इसके पास 11 है, Na 11 होता है। ठीक है, अब ऊपर कितना लिखा हुआ है, -2, इसका मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं। ठीक है, 11 क्या करेंगे +2, कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, ऐसे मतलब जितना चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन लिए और दिए होंगे। इसको आसान भाषा में समझे, अगर प्लस चार्ज है तो हमें परमाणु क्रमांक में से माइनस करना है, अगर ऊपर माइनस चार्ज है तो परमाणु क्रमांक में से प्लस करना है, यानी कि साइन के अपोजिट करना है। देखो अब समझो, सम इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम्पल लिखने के लिए देखो, Na प्लस चार्ज, मैग्नीशियम 12 +2 चार्ज। अब देखो, अब मुझे बताओ, मैंने कल आपको समझाया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और सब कुछ निकालना, तो मुझे बताओ इसका प्रोटॉन कितने हैं इसमें। प्रोटॉन इक्वल टू परमाणु क्रमांक कितने, 11। अब प्रोटॉन के बेस पर किसके निकाल सकते थे हम, इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 11। अब इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 12। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल टू किसके है, परमाणु क्रमांक। किससे डिनोट करते थे, कैपिटल Z से, तो कैपिटल Z बराबर कितना हो गया, 11। ठीक है, ये तो आ गया इसका परमाणु क्रमांक, लेकिन इसके ऊपर प्लस चार्ज भी तो है। इसका मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक में से एक प्लस है ऊपर, तो क्या करेंगे, सही क्या, माइनस, हाँ सही बोले। ठीक है, क्या बोलेंगे, माइनस, तो क्या हो जाएगा, -1 करके, यहाँ भी -1 करके, यहाँ -1 करके, तो मैं क्या लिखूँगा, 10। तो कितने हो जाएंगे, मिटा दूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं। प्रोटॉन कितने हैं, 10, इलेक्ट्रॉन भी 10, और आपका परमाणु क्रमांक भी 10। जब बात समझ में आई। अब इसी तरीके से इसका लिखते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन संख्या कितनी है, 12, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12, परमाणु क्रमांक कितना है, 12। अब देखो कितना चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस का कोई भी साइन हो उसका हमेशा क्या करना है, उल्टा करना है। +2 है, क्या करेंगे, -2, क्या करूँगा, -2, क्या करूँगा, -2, क्या करूँगा, -2, कितना आ जाएगा, मिटा के लिख दूँ, 12 में से 2 गए, 10, 10, 10। अब हम बात करते हैं किसकी, मैंने लिखवाया है, एक लाइन में लिखा है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, जिनके इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 10, और इसकी कितनी है, 10, तो ये क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रिक। ठीक है, यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यह बात समझ में आई। इसी तरीके से बात करते हैं समस्थानिक की, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप्स। और आपको एक बात और याद रखनी है, क्योंकि आप रेलवे के एग्जाम में क्या हो गया, अब हिंदी के वर्ड नहीं आते, समस्थानिक, भाई नाम से समझ में आ जाता है कि स्थान समान होते हैं। अब एग्जामिनर होशियार हो गया है, क्या करता है, आपको हिंदी में लिख के दे देगा आइसोटोप्स, बस हो गई हिंदी। तो आपको दोनों नाम नोट्स में प्रॉपर लिख के चलने हैं, आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है। ठीक है, अब आपको पूछ लेगा आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अब समस्थानिक का मतलब तो समझ में आ गया कि स्थान समान, स्थान का मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक किसके बराबर, प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, समझ में आ जाता है कि भाई जिसका स्थान समान में उनके प्रोटॉन समान, ऐसे बोल दिया जाता है। ठीक है, अब इंग्लिश में समझ लो क्या लिखा रहा, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब क्या है, जिसके प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अब प्रोटॉन कितने हैं देखो,
अब मैं सब चीज़ नहीं निकाल के दिखाऊंगा आपको, जो पूछ रहा है सिर्फ वो निकाल के दिखाऊंगा। अब पूछ रहा है प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हैं इसमें 92, इसमें कितने हैं 92, ठीक है। कितने प्रोटॉन है 92, क्या हो गए हैं समबारिक, समस्थानिक, सॉरी समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। क्या लिखूंगा सर मैं आइसोटोप्स ना, हाँ आइसोटोप, ठीक है। क्या हो गया आइसोटोप्स, ठीक है। अब देखो, अब नंबर 3 पा जाता है समबारिक। हिंदी में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा समबारिक, यानी कि जिसका भार समान में समबारिक, ठीक है। भार क्या होता है, परमाणु भार कैपिटल ए, मैंने समझाया था आपको कैपिटल क्या, कैपिटल ए, ठीक है, जिसका परमाणु भार समान, ठीक है। अब देखो समबारिक को क्या बोलते हैं आइसोबार। देखो बार का मतलब क्या है ऊपर, जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं बार, बार कहाँ लगता है ऊपर, इसे आप याद कर सकते हो, दोनों ही बड़ा आसान है, आइसोबार भी और समबारिक भी। अब किसमें क्या है, जिसमें परमाणु भार समान होता है। अब इसका एग्जांपल लिखे हैं मैंने, आर्गन, ठीक है 18 40, और ओ सी ए कितना 20 और 40। अब देखो इसमें क्या बात कर रहा है भार की, साफ दिखाई दे रहा है भार ये रहा, भार ये रहा, कितना है 40, इसका कितना है कैपिटल ए से डिनोट कर देता हूँ मैं, इक्वल टू कितना है इसमें 40, यहाँ भी इक्वल टू कितना है 40, तो मैं इसको क्या बोल दूँगा आइसोबार। आई बात समझ, आसानी है, बस दिक्कत क्या है इसमें से, ये नहीं पूछेगा आपसे, जो थोड़े टिपिकल है पूछेगा। अभी आगे देखो क्या है, देखो इसमें क्या है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक से समझने से पहले आप ये चीज़ समझ लो, 1H1 1H2 1H3 पूछ लेता है। देखो 1H1 को बोलते हैं प्रोटेनियम, दूसरे को बोलते हैं डिटेनियम, 1H3 को बोलते हैं ट्राइटेनियम, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा तत्व है कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती या शून्य होती है, नहीं होती या शून्य होती है, एक ही बात है, कौन सी है। पहले समझने के लिए पहले आप एग्जाम्पल समझो। अब मुझे न्यूट्रॉन निकालने हैं भाई, न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, कितना आ गया, ठीक है कितना आ गया 8। अब इसका निकालो n, परमाणु भार माइनस के परमाणु क्रमांक कितना आ गया 8, ठीक है, यानी कि n की संख्या 8 आ गई दोनों में, इसकी संख्या 8 आ गई और यहाँ भी n की संख्या कितनी आ गई 8। तो क्या हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, सॉरी हिंदी में लिखो ना आइसोटोन, क्या हो गए आइसोटोन, ठीक है। आइसोटोन कौन होते हैं, जिनके न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। अब मैंने लिखा 1H1, अब इसका निकालना n, क्या हो जाएगा परमाणु भार माइनस के परमाणु क्रमांक कितना आ जाएगा 0, जो क्या हो जाएगा n बराबर क्या हो गया 0। पूछता है कि n बराबर 0 कौन से तत्व में होता है, किसमें 1H1 यानी कि ट्राइटेनियम। क्या ध्यान रखोगे, सॉरी ट्राइटेनियम नहीं प्रोटेनियम, क्या लिखोगे, इसको लिखोगे प्रोटेनियम, ठीक है, जो आपका इम्पोर्टेंट है। हिंदी में भी ये बोलते हैं, इंग्लिश में भी ये बोलते हैं, ठीक है। पहली बात तो आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस में कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होता, टेक्निकल नेम होते हैं बस, टेक्निकल नेम को हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलोगे प्रोटेनियम 1H1, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में एक बार, RRB के सेट्स में आया हुआ है, ठीक है, NTPC में पूछा हुआ है और आपका ग्रुप डी में पूछा है, दोनों में पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट है रेलवे के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थोड़ा सा हट के है, अलग है। इसमें क्या है देखो, आइसोटोप्स क्या है, दो लिक्विड, दोनों ही लिक्विड, ठीक है, बस क्या चेक करेगा डेंसिटी, जो गाढ़ा और पतला। अब इसका कंपैरिजन करने के लिए आपको एग्जांपल देगा कि भाई अनार और केला दोनों अलग अलग डेंसिटी के, अनार का जूस देखोगे आप बिल्कुल पतला पानी जैसा, और केले जूस देखो थोड़ा क्या रहेगा गाढ़ा, ठीक है। तो क्या है दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, तो ये क्या है, ये आइसोटोप्स नहीं है। आइसोटोप्स क्या रहेगा, जो सेम गाढ़ेपन के रहेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई अनार का जूस और संतरे का जूस क्या है, आइसोटोप्स है, हाँ है, क्योंकि दोनों के लिक्विडिटी
जो डेंसिटी है बराबर है, गाढ़े नहीं है। जितने पतला अनार का जूस है इतना ही पतला संतरे का जूस है। अब बात करते हैं गाढ़ेपन की केले में। अब केले का जूस ले लो और फिर पपीते का जूस ले लो, अब कंपैरिजन करो, दोनों ही गाढ़े हैं, तो क्या है, ये दोनों आइसोटोप्स है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जितना आप सोच सकते हो आप बता सकते हो उसके बारे में, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने लिख भी दिया है, अनार का जूस, संतरे का जूस और मौसमी का जूस, ये क्या है, एक कैटेगरी में आ जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूँ केले का जूस, आम का जूस और पपीते का जूस, तो ये क्या है, एक कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये क्या है, आइसोटोप्स है आपस में। अगर मैं बात करूँ अनार और केला आइसोटोप्स है आपस में, नहीं। मैं कह रहा संतरा और आम आइसोटोप्स है, नहीं। मौसमी और पपीता आइसोटोप्स है, नहीं। ठीक है, लेकिन आपस में यहाँ है, यहाँ पर है, होगा, यहाँ पर भी होगा। केला और आम आपस में, हाँ है। केला और आम आपस में, हाँ है। ठीक है, तो ऐसे बना लेना नोट्स में। ठीक है, अब यह बात आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, जो इसमें इम्पोर्टेंट था हमने समझा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। मैंने कल आपको फिजिकल आधार पर पदार्थ का बता दिया था कि पदार्थ को फिजिकल आधार पर ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के इसमें डिवाइड किया गया है और उसकी प्रॉपर्टी भी आपको समझा दी गई थी। अब हम है ना केमिस्ट्री में शुद्ध अशुद्ध में बात करते हैं, उसके अंदर बात करते हैं। शुद्ध अशुद्ध तो एक अपना पूरा चैप्टर है, उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, यानी कि तत्व, यौगिक और मिश्रण, इन तीनों में क्या अंतर है, क्योंकि ये आपके आने वाले चैप्टर्स में इनका यूज़ होगा, तो इसलिए मैं अभी समझा देता हूँ। देखो एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स जितने भी हमारे 118 एटम्स है, जितने भी हमारे आवर्त सारणी में 118 एटम्स है, उन सभी जो सिंगल अपने आप में सिंगल है, जैसे मैं बात करता हूँ NaClO2, तो ये सिंगल जो एलिमेंट है सब अपने आप में क्या है, एलिमेंट है, तत्व है। मैं कह रहा कि आवर्त सारणी क्या है, तत्व क्या आवर्त सारणी है, यानी कि सिंगल क्या है, तत्व है। अब मैं कह रहा हूँ कि Na और Cl को मिला दिया तो क्या हो गया, यौगिक, यानी कि एक रेशियो में मैंने लिखा एलिमेंट क्या है, तत्व जो सिर्फ सिंगल एलिमेंट से बना हो। मैं कह रहा हूँ भाई लोहे का कोई एटम है, लोहे कोई एटम को बहुत बड़ा एटम है, उसे मैं काटता चले गया, उसके लास्ट बचने तक भी वो लोहा ही रहेगा। मतलब क्या है, वो सिर्फ लोहा ही था, यानी कि प्योर एक मेटल से बना हुआ था। वो क्या है, मतलब किसी में किसी चीज़ की मिलावट नहीं होती। ठीक है, अब बात करता हूँ कंपाउंड, क्या है, यौगिक। अब मान लो Na और Cl मिला दिया तो क्या हो गया, दो मिल गए, परफेक्ट रेशियो में मिल गए। अब इसको मिश्रण नहीं बोल सकता, मैं ये बोलूँगा यौगिक, क्योंकि एक रेशियो में मिलाया गया है। ठीक है, अब मैं कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला दिया एक परफेक्ट रेशियो में। ऐसा नहीं कि मैंने H एक लिया और O एक अलग लिया, ऐसा नहीं होता। अब ये समझाऊंगा आपको बैलेंसिंग कराने के बाद कि ऑक्सीजन हमेशा दो अणु के साथ आता है, हाइड्रोजन हमेशा उसके साथ रह सकता है। ये सब चीज़ें आपको बैलेंसिंग में पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो क्या है, जैसे मैंने फिक्स रेशियो में क्या ले लिया, मान लो ऊपर से मैंने Na ले लिया और Cl ले लिया, तो क्या बन गया, नमक बन गया। अब मैंने हाइड्रोजन में से H ले लिया, हाइड्रोजन के दो तत्व ले लिए, एक ऑक्सीजन ले लिया, तो क्या बन गया, H2O मिल गया। तो क्या है, एक परफेक्ट रेशियो में, ठीक है, जिससे कुछ हम बना सकते हैं यौगिक। अब भाई बात करते हैं मिक्सचर की, मिश्रण की। ठीक है, कैसे मिश्रण, जिनका कोई रेशियो नहीं होता। जैसे हवा है, हवा कोई रेशियो थोड़ी है, मतलब धूल कण मिट्टी सब मिक्सर है, कोई पता नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। आपका सीमेंट भी एक तरह का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, वो उसमें कोई परफेक्ट रेशियो नहीं है कि भाई इतने ही एलिमेंट इतना ही बैलेंस करके मिलाया गया या इतना ही रेशियो में मिलाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। हवा भी क्या है, हवा भी आपका क्या है, मिश्रण है। फिर आपका क्या है, मिट्टी भी मिश्रण है। तो क्या है, अगर इसको आसान भाषा में समझा जाए, भाई जिसका कोई एलिमेंट है, जिसकी कोई पहचान है, जैसे आर्गन Ag लिखा या Na लिखा या फिर H2O लिखा, तो वो तो क्या है, तत्व है। अगर किसी का फॉर्मूला है तो वो क्या है, आपका यौगिक है, और जिसका फॉर्मूला नहीं है वो मिश्रण। आसान भाषा में समझने के लिए अब मैं लिख भी सकता हूँ कि भाई एलिमेंट है जो, उसका तो क्या होगा, तत्व होगा, मतलब कोई ना कोई सिंबल होगा उसका। और भाई कंपाउंड का मतलब क्या है, कोई फॉर्मूला होगा। इसमें क्या है, नो फॉर्मूला, यहाँ लिख दे लो, नो फॉर्मूला, और यहाँ क्या है, फॉर्मूला, यहाँ होगा फॉर्मूला, और यहाँ क्या है, सिंगल तत्व। ठीक है, यानी कि सिंबल। ठीक है, क्या होगा, एलिमेंट होगा तो कोई ना कुछ सिंबल होगा, यानी कि पहचान होगी, और कंपाउंड होगा तो उसका कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। और भाई जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है वो एक तरह का मिश्रण है। इस आसान भाषा में आप पहचान सकते हो। ठीक है, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि भाई ये क्या, आपका नाभिक। ठीक है, कैसे चार्ज रखता है, प्लस,
मैंने बड़ा सा बना भी है। कैसा होता है पॉजिटिव। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी, जो घूमने की एनर्जी आती है ना, चारों तरफ घूमने की एनर्जी आती है, कहाँ से आती है? नाभिक से आती है। ठीक है, मैंने आपको समझाया था इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज रखता है? माइनस। कैसा चार्ज रखता है? माइनस। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि भाई नाभिक कैसा है? प्लस। इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव। प्लस माइनस। तो क्या करके रखेगा? जोड़ के रखेगा। अब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन तो बाहर भागने की कोशिश करेगा और नाभिक उसे खींच के रखेगा, जिसके कारण वो एनर्जी लेके उससे जुड़ा रहेगा और घूमता रहेगा, जुड़ा रहेगा, घूमता रहेगा। तो क्या होगा? एनर्जी कहाँ से मिलती है? नाभिक से। नाभिक कैसा है? पॉजिटिव। ये कैसा है? नेगेटिव। तो इसको नाभिक से क्या मिल रही है? एनर्जी। घूमने की जो एनर्जी मिलती है किससे मिलती है? नाभिक से। अब देखो इसे समझने की बात तो ये थी कि एनर्जी कहाँ से मिलती है? नाभिक से, और इसी कारण ये घूमता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब निम्न कक्षा से यानी कि लोअर कक्षा से अपर कक्षा में जाता है, यानी कि लोअर क्लास से अपर क्लास में जाता है, तो क्या होगा? पूछता है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो क्या होता है? ऊर्जा ग्रहण करेगा। अब मान लें निम्न कक्षा का मतलब क्या है? नीचे। मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम क्लास 10th में हो, 10th से चले गए किस में? 11th क्लास में। जब तुम 10th से 11th क्लास में गए तो इसका मतलब क्या हुआ? तुमने नॉलेज क्या की? गेन की। क्या किया? ग्रहण किया आपने। तो इसे इसने क्या किया? इसने एनर्जी को क्या किया? गेन किया, यानी कि ग्रहण, ऊर्जा ग्रहण बोलते ना। डेफिनेशन लिखी जाती है 10th क्लास के बच्चे जब पेपर देते हैं तो प्रॉपर लिखते हैं, इसके बारे में लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर अपर कक्षा से लोअर कक्षा से अपर कक्षा में आ जाता है। ठीक है, या हिंदी में लिख लो प्रॉपर तरीके से कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से ऊर्जा प्राप्त कर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाता है। ठीक है, कारण क्या है? ऊर्जा कहाँ से मिलती है? नाभिक से। आई बात समझ? अब बात करते हैं कि उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कब जाता है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है यहाँ से, ठीक है, चक्कर लगा रहा है बाहर। उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कब जाएगा? जब उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बाहर, घूमता घूमता अब इसकी एनर्जी लॉस होगी। जब एनर्जी लॉस होगी तो कहाँ जा गिरेगा? नाभिक के पास जाकर गिरेगा। अब ये घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। अब इसकी एनर्जी लॉस होगी, घूमते ऐसे डाउन होते होते ये आके नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है, क्या होगा? नाभिक में गिर जाएगा। तो क्या होगा? मान ले कोई उच्च कक्षा में है, 10th में है, ठीक है, अब उसे 10th के बाद है ना, उसे हमने 9th क्लास में डाल दिया। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो रहा? वो है ना हर बार फेल हो जा रहा है। ठीक है, वो पास नहीं हो पा रहा, तभी तो हम उसे 10th क्लास 2 बार, मान लो 2 बार 10th क्लास में पास नहीं हो पाया, तो उसको हमने क्या किया? 9th क्लास में डाल दिया कि ताकि वो उसको एनर्जी गेन नहीं हुई, उसको क्या हुआ? एनर्जी उसने उत्सर्जन कर दी, यानी कि अपनी जो पढ़ाई लिखाई थी वो वेस्ट कर दी। एग्जाम्पल है, सिर्फ एग्जाम्पल तरीके से समझो, बस समझाना चाह रहा हूँ कि मैं आप समझ पाए। ठीक है, तो क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन, एक्सट्रोशन कर देगा। ठीक है, ऊर्जा क्या हो जाएगा? उत्सर्जन होकर कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन नाभिक में आके गिर जाएगा। ठीक है, ये इतनी बात थी। अब देखो आपको समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है? निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और भाई उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ठीक है, आई बात समझ? इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको इससे आगे पढ़ाता हूँ। देखो अब आगे देखो, अब बात करते हैं कक्षा की, सेल्स की। देखो बोरबरी नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया 2n²। क्या दिया? 2n²। इन्होंने कहा कि n कक्षाओं की संख्या है, अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 1 कितना आ जाएगा? 2। n की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 गुना 2 कितना आ जाएगा? 4। n की वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 18। 3 क्या 9 दूनी, सॉरी गलत हो गया ना, n², 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 आ गया ना, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, ऐसे क्या आ जाएगा? 32। ये क्या हो जाएगी? कक्षा है KLMN। ठीक है, ये आपका बोरबरी मॉडल है, KLMN। ठीक है, किसने दिया? बोरबरी भाई साहब ने दिया कि भाई बोरबरी मॉडल क्या कहता है कि भाई
परमाणुओं में जो कक्षाएं होती है में KLMN होती है, ठीक है, जिसमें 2n² के अकॉर्डिंग उनको रखा जाता है, जैसे 2, 8, 16, 32, ठीक है। अब बात करते हैं उनकी उपकक्षाओं की। उपकक्षाएं क्या होती है? SPDF, ठीक है। SPDF में क्या है? SPDF में एक की पॉइंट है, क्या है? ये 2 से शुरू होती है और 4 का अंतराल होता है। कैसे? किससे शुरू होता है? 2 से, ठीक है। कितना अंतराल है इनके बीच में? 1 मिनट, कितना अंतराल है? S कितना है? 2। मैंने कहा 2 से शुरू होती है, 4 का अंतराल होता है, यह लाइन याद रख लो। उपकक्षा पता करने के लिए क्या होता है? 2 से शुरू होती है, 4 का अंतराल होता है। 2 में कितना जोड़ा? 4। कितना अंतर है यहाँ से? 4 का। यहाँ कितना अंतर है? 4 का। यहाँ कितना अंतर है? 4 का। यानी कि 4 का अंतराल पे चल रही है, गैप पे चल रही है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं कक्षक की, ऑर्बिट, ठीक है। जैसे S कह रहा हूँ मैं, S क्या है? एक उपकक्षा है, ठीक है। अब उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रखे जाएंगे उसका जिक्र किया गया आपका ऑर्बिट में। अब देखो, एक ऑर्बिट है, एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, ठीक है। मैक्सिमम 2, मिनिमम 1, ठीक है, ये रह सकते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? मैक्सिमम 2, ठीक है। अब मैं बोलने लगूँ आपको कि भाई इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या रहेगा। अब जैसे मैं इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, S कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये रहा दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब समझो P का, पहले क्या करेंगे? पहले भरेंगे फॉरवर्ड, फिर भरेंगे विपरीत, ठीक है। पहले फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड। मैं क्या करता हूँ? फॉरवर्ड भरता हूँ पहले। प्रोटॉन मान लो P उपकक्षा में जैसे क्या होता है? S कितना है? 2, P कितना था? 6। कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे? 6। कितने भर जाएंगे? 1, 2, 3। पहले से भरेंगे और फिर 3 के बाद 4, 5, 6। ये सही तरीका होता है इलेक्ट्रॉन को बढ़ने का, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन बनने समझ आई। अब बात करते हैं उपकक्षाओं को सजाना, यानी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। कैसे करेंगे हम? सब कक्षाओं का कॉम्प्लिकेशन किसके के तरीके से करेंगे? आफाबाउ का नियम से। आफाबाउ ने एक नियम दिया कि SPDF में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को सजाया जाएगा, उनकी उपकक्षाओं को सजाया जाएगा। देखो कैसे, पहले हम लिख लेते हैं 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने क्या लिखा पहली लाइन में? S सारा, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, ठीक है। अब क्या करेंगे? एक छोड़ के दूसरी लाइन से स्टार्ट करेंगे। अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, 1 छोड़ दिया, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, ठीक है। अब एक लाइन और छोड़ दो, 3P शुरू किया, यहाँ से 3D, 4D, 5D, 6D, ठीक है। यहाँ भी हमने एक जगह छोड़ दी, फिर क्या किया? 4 से 4F, 5F, 6F, ठीक है, ऐसे हो गया। अब क्या है कि टीचरों ने कैसे किया? टीचरों ने इसको हार्ड बना दिया। जैसे 10th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको आगे तक पढ़ाते हैं कि यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 8, ये ऊपर से वैसे बन गया, नीचे से वैसे बन गया। बच्चे के दिमाग से ऊपर से जाता है, समझ ही नहीं आता उसे कि क्या हो रहा है, कैसे याद रखो, कैसे नहीं। अब एक रेखा से ऐसे बना दी जाती है कि ऐसे घुमाते हुए ऐसे ऐसे ऐसे। भाई हमें ना बहुत ईजी वे में पढ़ना है। हमने क्या किया? इसको है ना बराबर कर दिया। पहली बात तो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन पूछ लिया एग्जाम में कि इतनी दूर नहीं पूछता कि आपको लास्ट तक पहुंचना पड़ रहा है, 6F तक, इतना दूर नहीं जाता। तो इतने में ही हमारा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं आराम से। देखो अब मैंने क्या किया, ये समझो एक तरह से क्या है, खाली बर्तन है, इसमें हमें पूरियाँ भरनी है, बस पूरियाँ भरनी है किसी तरीके से, ठीक है। किस तरीके से भरी जाएगी, बस तरीका बताया गया कि क्या तरीका है। देखो कैसे, सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ से, क्या आएगा 1S, ठीक है। फिर क्या आएगा 2S, फिर क्या आएगा 2P, P के बाद क्या आएगा 3S, ठीक है। जो भी लाइन मारा चल जाएगा उसके साथ बढ़ते चल जाएगा। क्या आ जाएगा 3P 4S, ठीक है। फिर आ जाएगा 3D 4D, 4D के बाद 5S, फिर क्या आ जाएगा 4D 5P 6S, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 4F 5D 6P, ठीक है। ऐसे ही 5F 6D और फिलहाल में क्या बचा 6F। ये इसका तरीका है बढ़ने का। जैसे भी हम सीक्वेंस में चलेंगे तो नंबर 1 पे क्या चलेगा, ये वाला, ये नंबर 1, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8 और 9। ये तरीका रहेगा आपका, सीक्वेंस रहेगा बढ़ने का। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन किस तरीके से भरते हैं, एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एल्यूमिनियम कितना है 13। अब 13 भरने के लिए क्या करेंगे हम,
पहले क्या करो आप, है ना, पूरी ये थाली सजा दो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखो 1s² कितना आ जाएगा 2, ठीक है, 2s 1s² आ गया। फिर नंबर 2 पर क्या है 2s², एस में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे मैक्सिमम 2, 2s² 2p 6 कितने हो गए 6 4 10 हो गए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन 2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, हाँ, तो क्या रहेगा 1s² 2s² 2p 6, मैक्सिमम कितने रह सकते हैं p में 6। अब s की बात करते हैं, s में कितने रहेंगे 2, कितने हो गए 12, बचा कितना 1, कितना आ जाएगा 3p1। बात समझ में आई, ठीक है। अब यह बात आपको पता होगी कि भाई s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मिनिमम 1। इसी तरीके से p में भी मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6, ठीक है, 1 भी रह सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 से ज़्यादा नहीं रह सकते, ठीक है। इसलिए क्या किया हमने 1s², इसके पूरे भर गए, इसके पूरे कंप्लीट है, इसके पूरे कंप्लीट है, इसके पूरे कंप्लीट है, बचा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भर सकते थे 6 तक, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन था तो हमने 1 भर दिया, बस 3p1, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन कितना 17, तो 2s², ठीक है, 2s 1s² 2s² 2p 6, 10 तो ये हो गया कंप्लीट। और 3s कितना हो गया 3s 2s की बात कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10 और 2 12 हो गए, बचे कितने 5, तो कितना होगा 3p5। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो, अब दिक्कत कहाँ आई, s की और p की बात अब तक समझ में आ गई थी कि भाई s में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, s में रहेंगे 2, इसमें रहेंगे 6, इसमें कितने रहेंगे 10, इसमें कितने रहेंगे 14, ठीक है। अब भाई एस बी में कोई दिक्कत नहीं है, पी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डी और एफ ये है ना, इन्हें ऐतराज़ है कि भाई ये थोड़े धार्मिक किस्म के आदमी, इन्हें क्या दिक्कत है, ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारा नंबर है ना, जैसे 10 है ना, तो 10 से 1 कम ना 10 के आधे से 1 कम, मतलब इन्हें 1 कम पसंद नहीं है, समझे बात को। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ, जैसे डी है, डी को 4 और 9 नंबर नहीं पसंद है। अगर मान लो डी, मतलब कि अगर डी की बात करें तो डी कक्षा में 4 नहीं रह सकते। मैंने लिख दूँ अगर कि भाई 3d4 लिख दूँ तो ये नहीं रह सकते। मैं कह रहा हूँ 3d आपको 9 लिख दूँ तो नहीं रह सकते। तो ये कहना क्या चाह रहा कि भाई डी कक्षा में ना तो 4 रह सकता है ना 9। अब इसे समझने के लिए क्या करेंगे, इसका नंबर क्या है डी का, डी में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 10। अब 10 का आधा कितना होगा 5, 5 से 1 कम 4 और 10 का 1 कम 9, तो यानी कि 10 का आधे से 1 कम और अपने से 1 कम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से एफ का है, एफ कितना है 14, 14 से 1 कम कितना 13 नहीं रखेगा, 14 से आधा कितना 7, 7 से 1 कम कितना 6, यानी कि अपने पूरे से 1 कम और अपने आधे से 1 कम, ये दोनों भाई साहब नहीं रखेंगे। डी और एफ में इस चीज़ से ऐतराज़ है, ठीक को। अब समझो इस वाले एग्जांपल से, ये रहा क्रोमियम, देखो इसमें क्या है, मैं भरवा देता हूँ 1s², ठीक है, 2s² 2p6 3s² 2p6 4s² 3d4, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है इसी s² और 3d4 कितने हो गए 10 और भाई 10 8 18 कितना हो गया 10 8 18 और 20 और 4 24, हाँ ठीक कंप्लीट है। अब देखो हमारा जो तरीका था, जो हम एस और पी तक हमने किया था, अब डी में वही चीज़ हमने अप्लाई किया, तो क्या हुआ डी में क्या आ गया 4। अब इसने क्या बोला था कि डी में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा, तो इसको कैसे लिखोगे, तो क्या करोगे अब भाई एस क्या है, एस तो अपने आप में कंप्लीट है, उसे अगर 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो फट जाएगा, तो क्या करेगा, अब उसे एतराज़ किससे है भाई 4 से तो एतराज़ है, 3 से तो एतराज़ नहीं है, 5 से तो एतराज़ है नहीं, तो क्या काम करेगा जो एस अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और ये क्या हो जाएगा सिंगल, क्या हो जाएगा 1s1 लिख देता हूँ मैं 1s1 और ये कितना हो जाएगा, एक जोड़ो कितना हो जाएगा 5। कह रहा कोई दिक्कत है नहीं, अब ये सही है। अगर आप लिखते हैं ना सर 4s² और 3d4 तो ये आपका गलत माना जाता है, तो ये एग्जाम में आता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से 1-2 बार प्रैक्टिस करना, ये समझ में आ जाएगा। अब आता है CU का 29 अब इसको भरवा दे रहा है, देखो 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s² 3d9। अब 3d आ गया, अब d ने क्या बोला भाई ना तो मैं अपने से 1 कम रखूँगा ना अपने आधे से 1 कम, ठीक है। अब यहाँ कितना आ गया 9, इसे 9 से भी एनर्जी है, देखो ये रहा
ये 9 रहा, ये रहा 4, इसे 9 से भी एलर्जी है। अब क्या करेंगे, अब देखो बराबर में क्या है एस तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अगर इसको 3 दिए तो ये फट जाएगा, तो रख ही नहीं पाएगा, जगह ही नहीं है इसके पास, कहाँ रखेगा। तो क्या काम करेगा एस, अपना एक इलेक्ट्रॉन भी दे देगा, इसको त्याग कर देगा। तो यहाँ कितना रह जाएगा इलेक्ट्रॉन के पास 1, और यहाँ कितना आ जाएगा 10। अब ये सही है, ठीक है, आई बात समझ। अब देखो हमने कितना क्या क्या पढ़ा, इसको एक लाइन में कंप्लीट कर देता हूँ भाई। बोरबरी मॉडल में क्या कहा गया कि कक्षाएं होती है KLMN, ठीक है, क्या फॉर्मूला दिया गया 2n², ठीक है। बोरबरी भाई साहब ने क्या कहा कि KLMN कक्षाएं होती है जिसका फॉर्मूला है 2n², n जहाँ कक्षाओं की संख्या है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपभाव की, हमने नंबर 2 पे पढ़ा अपभाव। अपभाव क्या है, उप कक्षाओं की बात करता है SPDF, ठीक है। इसमें क्या है, क्या रहेगा 4 के अंतराल पे, यानी कि 4 का अंतर, ठीक है, 2 से शुरू होगा और 4 का अंतर रहेगा इनकी कक्षाओं के अंदर, ठीक है। हुंड का नियम क्या था, कक्षाएं को भरना, कैसे भरना कि भाई S में कितने है 2 इलेक्ट्रॉन, P में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, D में कितने 10 इलेक्ट्रॉन, और भाई F में कितने 14 इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने बताया कि S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2, और तरीका क्या बताया कि विपरीत चक्कर, यानी कि पहले तो आप एक साइड से भरोगे फिर आपका विपरीत चक्कर लगेगा। समझ रहे बात को, मैंने आपको समझा दिया। ये इसमें बात की गई हुंड के नियम में, ठीक है। इसमें क्या बात बोली कि मैक्सिमम कितने 2, ठीक है। अब भाई पाउली का नियम क्या है, ये आपके पहली बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन पाउली साहब ने क्या कहा था कि 2 अलग अलग पदार्थ की क्वांटम संख्या कभी भी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। वैसे 10th क्लास के सिलेबस में जहाँ तक उम्मीद है 11th शायद 11th में है, याद नहीं है, एक बार है नहीं, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाला आपके पार्ट सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसको मतलब नहीं है पढ़ाने का। तो क्या है, क्वांटम नंबर विल नॉट सेम, ठीक है, यानी कि सेम पदार्थ, सॉरी अलग अलग पदार्थ का क्वांटम संख्या कभी भी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। ये बात थी समझाने की। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।